नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बजने को है। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं किसानों के आंदोलन का आज लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है। फिर से आज किसानों और सरकार के बीच बातचीत होगी। 12 बजे विज्ञान भवन में चर्चा होगी। अंतरिम रोक के बाद आज की बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया कि दोनों ही पक्षों को बैठकर ये बातचीत से हल निकालना है, लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से कमेटी गठित कर दी है। इस कमेटी के पास दोनों ही पक्षों को जाना होगा, लेकिन इससे पहले जो तय बैठक थी उसके अनुसार आज किसानों और सरकार के बीच एक बार फिर बैठक होगी। बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही है। अब आज की बैठक से ये पता चल पाएगा कि किसानों और सरकार के बीच इस वार्ता में क्या कोई बात बनती है या फिर कमेटी ही इसका हल निकालेगी। दूसरी तरफ किसान अभी भी गतिरोध में हैं कि वो कमेटी के पास नहीं जाना चाहते। वो कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं की एक सूत्री मांग पर अड़े हुए हैं। इस बीच आज फिर से विज्ञान भवन में सरकार के साथ किसानों की चर्चा होनी है। अपने तय कार्यक्रम के अनुसार किसानों ने लोहड़ी में कानून की प्रतियां जलाई और लोहड़ी मनाई। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने की भी उनकी पूरी तैयारी है, जिस पर वो अडिग हैं और आंदोलन लगातार जारी रखने की बात भी किसान संगठन कह रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का क्रियान्वयन करेगी। कमेटी के पास जाकर हल निकालने की कोशिश की जाएगी। कमेटी सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी, लेकिन सवाल ये है क्या किसान आंदोलन धीमा पड़ेगा या और उग्र होगा? क्या सरकार बैकफुट पर आई या सरकार अब संतुलन के साथ कोई बीच का रास्ता निकालने की दिशा में आगे बढ़ रही है? इन तमाम सवालों के जवाब आज की बैठक के बाद मिलेंगे, लेकिन क्या हर बार की बैठक की तरह ही इस बार की भी बैठक होगी, इस पर सभी की नजरें हैं। 12 बजे का वक्त तय किया गया है। विज्ञान भवन में किसान और सरकार के बीच चर्चा होगी। अंतरिम रोक के बाद ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो बजट को लेकर मुख्यमंत्री आज चर्चा करने वाले हैं। विभागवार चर्चा करेंगे। 21 जनवरी तक मंत्रियों के साथ मंथन होगा। अधिकारियों के साथ भी सीएम भूपेश बघेल चर्चा करेंगे। आने वाले दिनों में बजट सेशन होने वाला है और छत्तीसगढ़ सरकार भी बजट अपना पेश करेगी। इससे पहले की तैयारियों को अगर देखें तो मुख्यमंत्री 1-to-1 मंत्रियों से चर्चा करेंगे अपने अपने विभाग को लेकर। क्या जरूरतें हैं, कितनी योजनाओं पर खर्च हुआ है, इसकी भी समीक्षा की जाएगी। आगे और किस तरीके से बजट में प्रावधान किए जा सकते हैं योजनाओं को लेकर, इस पर भी सिलसिलेवार चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ खास रहने वाला है बताएंगे हमारे सहयोगी स्टार जैन न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। स्टार, आज कौन सी बड़ी खबरें हैं जो सुर्खियों में रहेंगी छत्तीसगढ़ में? देखिए, छत्तीसगढ़ की यदि प्रमुख खबरों की बात करें तो सबसे पहली बड़ी खबर जो है जिससे आम पब्लिक जुड़ी हुई है उसको मैं बताना चाहूँगा कि बजट की तैयारी आज से शुरू होने जा रही है। फरवरी माह में बजट पेश किया जाना है छत्तीसगढ़ का, और पिछली बार करीब देखा गया था तो उससे बढ़ के बजट होगा और 1,10,000 करोड़ के आसपास के अनुमान का बजट होने का अनुमान है। और इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि वित्त मंत्रालय उन्हीं के पास है और इस लिहाज से अलग अलग विभागों की वो समीक्षा करेंगे और उनसे बजट प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। और इसके लिए अलग अलग मंत्रियों को भी अपने विभाग के साथ 1-to-1 बुलाया गया है ताकि अलग अलग चर्चाएं हो सके और क्या ज़रूरतें हैं और पिछले साल में बजट में जो प्रावधान किए गए थे, जो कार्य स्वीकृत किए गए थे, उसमें समीक्षा भी की जाएगी कि कितने उसमें से पूरे हो पाए हैं और बजट की क्या स्थिति है, कहाँ कुछ बढ़ाना है, कहाँ कुछ कम करना है। तो ये अलग अलग विभाग वाइज चर्चा होगी और अलग अलग मंत्रियों से इसमें चर्चा होगी। दूसरी खबर किसानों को
लेकर है। लगातार कांग्रेस जो है किसानों की लड़ाई लड़ने की बात कर रही है और आंदोलन करते आ रही है केंद्रीय कृषि कानून को लेकर, जिसके तहत आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक प्रदर्शन किया जा रहा है। रैली के रूप में राजीव भवन से निकलेंगे और राजभवन की ओर कूच करेंगे। यहाँ जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर रैली की भी व्यवस्था की गई। ट्रैक्टर रैली के माध्यम से भी किसान जो है राजभवन तक पहुँचेंगे यहाँ और वहाँ पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे, प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे कि जो केंद्रीय कृषि कानून है उसको किसान जब नहीं चाह रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, तो उसको तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। ये एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस का रहेगा। साथ ही एनएसयूआई ने एक अभियान चलाया है, एक पहली एक रुपया, जिसके तहत पूरे प्रदेश भर से जो धान एकत्रित किए गए हैं, जो राशि एकत्रित की गई है, वो दिल्ली में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जहाँ छत्तीसगढ़ के किसान भी उस आंदोलन में शामिल हो गए हैं, तो वहाँ पर किसानों की सहायतार्थ के लिए ये राशि और ये सामग्री पहुँचाई जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज इस सामग्रियों को जो वाहन जिसमें लोड किया गया है उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो ये कुछ प्रमुख खबरें हैं जिस पर हम अपनी नज़र बनाए रखेंगे और पल पल की अपडेट आम जनता तक इसमें पहुंचाएंगे। शुक्रिया आपका स्टार जानकारी के लिए। तो ये छत्तीसगढ़ की कुछ बड़ी खबरें हैं, इसके अलावा और भी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। बहरहाल वर्धा में कांग्रेस की पाठशाला चली। वर्धा में छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश पदाधिकारियों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर समाप्त हो गया है। ट्रेनिंग सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। सीएम ने कांग्रेस पदाधिकारियों को मंत्र दिया कि अहिंसा का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने नक्सलवाद पर काबू पाने के लिए आदिवासियों का विश्वास जीतने पर भी जोर दिया। हालांकि विपक्ष को उनका मंत्र ज्यादा पसंद नहीं आया। रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें वर्धा की, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ कांग्रेस पदाधिकारियों के 3 दिवसीय ट्रेनिंग सत्र के अंत में अपने विचार साझा कर रहे हैं। गांधी आश्रम सेवाग्राम में छत्तीसगढ़ सरकार के गांधी के विचारों पर सुराजी योजनाओं की जानकारी देते हुए सीएम ने बताया कि उनकी सरकार कैसे गांव, किसान और गाय जैसे क्षेत्र पर काम कर गांधी के सपनों को पूरा कर रही है। ट्रेनिंग सत्र की समाप्ति के बाद मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री ने बताया कि अहिंसा का कोई विकल्प नहीं, इसीलिए उनकी सरकार बीते 2 साल से नक्सलवाद से निपटने, नक्सल मोर्चे पर आदिवासियों का विश्वास जीतने के साथ विकास पर जोर दे रही है। अहिंसा का कोई विकल्प नहीं है। जो गांधी जी ने जो रास्ता बताया पूरी दुनिया को, तो आज भी हमारे लिए है। अब लोग हिंसा से ऊब गए हैं, नक्सलवाद से ऊब गए हैं। अब धीरे धीरे नक्सली सिमटते जा रहे हैं। हम लोग विश्वास जीतने के साथ साथ विकास भी कर रहे हैं। जो उनकी आवश्यकता है उसको पूर्ति करने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो इससे काफ़ी 2 साल में माहौल बदला है। वर्धा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गांधी के विचार और सिद्धांतों पर अमल की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या वर्धा में आयोजित प्रशिक्षण शिविर का मकसद कांग्रेस के नए स्वरूप की कवायद है? आखिर इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? क्या बीजेपी से निपटने के लिए कांग्रेस में कैडर बेस बनाने की तैयारी चल रही है? शिविर में इस बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का शामिल होना क्या कांग्रेस की कोई विशेष रणनीति का हिस्सा है? दरअसल मौजूदा वक्त में भूपेश बघेल कांग्रेस में सबसे ऊर्जावान और ओबीसी वर्ग से आने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री हैं। जिस तरह कांग्रेस उनका उपयोग कर रही है, तो क्या भूपेश बघेल कांग्रेस के खेवनार बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं, जिसकी पृष्ठभूमि वर्धा में तैयार हुई है? जाहिर है सवाल कई हैं जो कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर को लेकर उठ रहे हैं। सवाल हैं तो सियासत होना भी लाजमी है। कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर और मुख्यमंत्री के बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री बिजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल गांधी का खाती है, गाती है, लेकिन अपनाती नहीं है। जिस पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार करते हुए कहा कि गांधी पर कुछ कहने का हक भाजपाइयों को तो नहीं है, वो पहले गोड से मुर्दाबाद बोलें। वहीं नक्सलवाद के मुद्दे पर भी दोनों पक्ष एक दूसरे को जमकर घेर रहे हैं। गोली का जवाब जब हम गोली से देंगे, अगर वो हमारे एक को मारते हैं तो हम उनके 10 मारेंगे, तब वो बातचीत के लिए टेबल पर आएंगे। और जिस प्रकार की सरकार की नीति है, उस नीति में तो नहीं लगता है कि कांग्रेस नक्सलवाद को समाप्त कर सकती है। नक्सलवाद की जननी ही कांग्रेस है। मोहन जी इस प्रदेश के गृह मंत्री रहे हैं। उनके गृह मंत्री रहते पूरे बस्तर में नक्सलवादियों की समानांतर सरकार चल रही थी। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी। दंतेवाड़ा का जेल ब्रेक उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। हमारा तो स्पष्ट आरोप था कि विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टियों ने नक्सलवादियों से साठगांठ की थी। माना कि सियासत में बहुत से मुद्दे उठाए और उछाले जाते हैं, लेकिन क्या हर मुद्दे पर सियासत होनी चाहिए?
कम से कम नक्सलवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अफसोस, नक्सलवाद की नासूर पर चर्चा के दौरान भी सियासी वार पलटवार का सिलसिला अक्सर मूल मंथन से ध्यान भटका देता है, जिसकी ना तो जरूरत है और ना उचित। बहरहाल गांधी के विचार और सिद्धांतों पर अमल की चर्चा से पार्टी और प्रदेश कितना लाभान्वित होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो ये तो कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर, जहां वर्धा में बापू के आश्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गांधी का मंत्र दिया और योजनाओं का जिक्र किया है। बहरहाल अब देखना है कि सियासत में किस तरीके से इसे देखा जाता है। इस वक्त मध्य प्रदेश की खबरों के अगर रुख करें तो आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है, ये बताएंगे हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी भोपाल से जुड़ गए हैं। राकेश, आज कौन सी बड़ी खबरें हैं जो मध्य प्रदेश में खास रहने वाली है? देखिए, मध्य प्रदेश में बात करें तो आज से विशेष श्री राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह की आज विधिवत शुरुआत होगी और सीएम हाउस से ठीक 10 बजे इसकी शुरुआत होगी, जिसमें शिवराज सिंह चौहान भी मंदिर निर्माण के लिए अपनी ओर से राशि देंगे। इसके साथ ही तमाम जो सांसद विधायक हैं वो भी आज राशि देंगे। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से टारगेट तय किया गया है कि मध्य प्रदेश के हर घर यानी 6,500 जो करोड़ जो जनता है, 6.5 करोड़ जनता है, उस तक पहुँचने का जो विशेष प्लान है। हम बात करें पूरे देश में तो सबसे अधिक हर घर घर पहुंचना है तो मध्य प्रदेश पहुंचना है और आज से धन संग्रह की शुरुआत होगी। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो वो धन संग्रह जो की शुरुआत करने के बाद पचमढ़ी रवाना होंगे, जहां पर रोहानी परिवार के शादी समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वापस भोपाल लौटेंगे और 1 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में बात करें शिवराज सिंह चौहान की राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात होगी और वित्त मंत्री सीतारमण से भी उनकी मुलाकात होगी। अन्य जो केंद्रीय मंत्री है उनसे भी मुलाकात संभव जो है बताई जा रही है। लेकिन जो मुख्य रूप से बात करें पार्टी की जो फिलहाल मध्य प्रदेश में जिस तरह से दिशा निर्देश हैं, कार्यकारिणी का गठन हुआ है, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, तमाम विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में आगामी जो तमाम प्लानिंग को लेकर वित्त विभाग से तमाम जो सहायता मिलना है उसको लेकर वित्त मंत्री सीएम मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में बात करें तो आज से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बड़ा मूवमेंट करने जा रहे हैं। जो पूरे किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर मध्य प्रदेश में 500 से अधिक स्थानों पर चक्का जाम होगा। जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं वो छिंदवाड़ा में रहेंगे और छिंदवाड़ा में आंदोलन की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही छिंदवाड़ा के साथ पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो अलग अलग स्थानों पर करीब 500 स्थान ऐसे तय किए गए हैं। 500 जो टीमें तय की गई हैं जो कि चक्का जाम करेंगी। 2 मिनट का सिर्फ ये चक्का जाम होगा, लेकिन एक संदेश होगा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में जो किसानों के समर्थन में, किसान बिल के विरोध में जो है आंदोलन आज करने जा रही है और एक साथ जो है पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन किया जा रहा है। मैं दूसरी ओर से बात करें 16 जनवरी यानी कल से मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। कल से जो वैक्सीन लगेगा राजधानी भोपाल में, तो उसकी भी आज तैयारियां लगातार जारी रहेंगी। किस तरह से कहां किसको पहले वैक्सीन लगना है, मैसेज भेजने की तैयारी, ये पूरी प्रक्रिया आज मध्य प्रदेश में होगी। ये मुख्य खबर है जिन पर कि IBC 24 लगातार नजर बनाए रखेगा। शुक्रिया आपका राकेश जानकारी के लिए। 15 साल की उम्र में लड़कियों के प्रजनन योग्य हो जाने वाले अपने बयान पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने खेद जताया है। उन्होंने कहा कि गलती से मुंह से मातृत्व की जगह प्रजनन शब्द निकला, जिसका मुझे खेद है। सज्जन सिंह ने यह भी कहा कि वो अपनी इस बात पर कायम है कि बेटियों की शादी करने की उम्र 18 वर्ष ही रहनी चाहिए। सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि वो बालिकाओं और महिलाओं के मुद्दों पर पिछले 15 सालों से बीजेपी की सरकार के खिलाफ अपनी बात रखते आए हैं। उनका सम्मान मेरे लिए हमेशा सर्वोपरि रहा है, लेकिन बीजेपी की सरकार ने पिछले 15 साल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया। सज्जन वर्मा ने आरोप लगाया कि अपनी नाकामी को ढकने के लिए सीएम शिवराज सिंह 21 वर्ष का नया जुमला लाए हैं। उन्होंने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना और कन्यादान योजना के भुगतान को टालने के लिए सीएम शिवराज सिंह शादी की उम्र बढ़ाना चाहते हैं। सज्जन सिंह ने सरकार और बीजेपी को कहा है कि राई का पहाड़ बनाकर डर्टी पॉलिटिक्स करने से अच्छा है कि बेटियों की सुरक्षा और विकास के लिए कोई ठोस कदम उठाएं। 21 साल की उम्र पे जो मेरा बयान आया उस पर तथाकथित बीजेपी के लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक बवाल मचाने की कोशिश की। मैं इसके तथ्य आप सबको बताना चाहता हूं कि शिवराज चौहान 21 साल क्यों करना चाहते हैं। इन्होंने एक योजना चालू की थी, लाडली लक्ष्मी योजना। अब वो योजना में जिनको प्रमाण पत्र दिए 1-2 साल में उनको परिपक्वता आ जाएगी और 1.5 लाख रुपए इन श्रीमान जी को देना पड़ेंगे, जिससे ये बचना चाहते हैं। दूसरी योजना थी कन्यादान योजना,
जिसमें 18 साल की बच्ची का विवाह होता है तब इन्हें 30-35 हज़ार रुपये देना पड़ेंगे। तो हजारों लाखों बच्चियों को ये पैसा देने से बचना चाहते हैं, इसलिए शादी की उम्र 21 साल करने की पैरवी कर रहे हैं। मुरैना में जहरीली शराब से मौतों के मामले में उच्च स्तरीय जांच कमेटी कल मुरैना पहुंची और उन्होंने गांव में जाकर लोगों से बातचीत की। वहीं पीड़ितों से और उनके परिजनों से भी मुलाकात कर अधिकारियों ने इस पूरी घटना का जायजा लिया। पुलिस अधिकारी से बातचीत कर ये भी पता लगाया कि आखिर इस घटना के पीछे की मुख्य वजह क्या रही और आगे इस तरह की घटना न हो पाए, इस पर भी उन्होंने अपनी जांच में रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंपने की बात कही है। प्रमुख सचिव राजेश राजौरा ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए ये साफ कहा कि ये मौतें हुई हैं वो जहरीली शराब की वजह से हुई हैं। हालांकि बाकी विस्तृत रिपोर्ट और आने के बाद ये पुख्ता भी हो जाएगा। वहीं जांच कमेटी प्रदेश सरकार के सामने सभी पहलुओं को बिंदुवार रखेगी। इसी के साथ ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे शराब माफिया का नेटवर्क कहां कहां तक फैला हुआ है और ये सारा सामान कहां से लाया गया था। वहीं मुरैना जिले में जहरीली शराब कांड के बाद से ही प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी जारी है। दतिया जिला आबकारी अधिकारी निधि जैन की अगुवाई में इंदरगढ़ के कामद रोड स्थित कंजर डेरा, बड़ौन कला रोड और उनाव झांसी रोड पर कार्रवाई करते हुए करीब 125 बल्क लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। साथ ही 8000 लीटर गुड़ लहान नष्ट किया गया। इसके अलावा शराब बनाने का सामान भी जब्त किया गया। वहीं आबकारी टीम की दबिश की खबर सुनकर आरोपी भाग निकले। बता दें कि जिला आबकारी अधिकारी निधि जैन को मुरैना का प्रभार भी सौंपा गया है। लगभग अपने 5 महीने के कार्यकाल में निधि ने जिले में शराब के खिलाफ करीब 2 दर्जन छापामार कार्रवाई करते हुए लगभग 1 करोड़ की शराब बनाने के उपकरण के साथ जब्त करने के साथ ही करीब 1 लीटर से अधिक गुड़ लहान नष्ट किया है। राजधानी रायपुर में लोहे और कोयले की हेराफेरी करने वालों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। सूचना के आधार पर सिटी एसपी, सीएसपी, आजाद चौक समेत 3 थानों के टीआई समेत एक विशेष टीम ने इलाके के 2 यार्ड में दबिश दी। कार्रवाई में बड़ी मात्रा में लोहे की छड़ें और लोहे के तार के बंडल बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि एक यार्ड सोनडोंगरी इलाके में स्थित यार्ड भनपुरी निवासी इमाम अहमद कबाड़ी का है और किराए पर लेकर पिछले 4 महीने से लोहे की हेराफेरी का वो काम कर रहा था। हालांकि वो भागने में सफल हो गया। वहीं इसी इलाके में दूसरी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक और यार्ड में दबिश दी। ये यार्ड रविंदर सिंह ने किराए पर लिया था और मोटा किराया देकर गोरख धंधा करता था। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों यार्ड में कंपनी से माल लोड कर ट्रक निकलता था और ठिकाने से पहले इन दोनों यार्ड में जाकर माल निकाल लिए जाते थे और इसके एवज में मोटी रकम ट्रक ड्राइवर्स को दी जाती थी। पुलिस ने इमाम कबाड़ी के यार्ड से एक कर्मचारी और दूसरे यार्ड के मालिक रविंदर सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। थाना कबीरनगर क्षेत्र में जो बाईपास है उसके पास एक रविंदर सिंह और इमाम करके 2 लोग चोरी का माल खरीदते हैं, ये सूचना थी। जिसमें यहाँ से जब ट्रकें भर के जाती हैं, जिसमें नया कोई भी सरिया रहता है या कोई वायर रहता है या कोई अन्य चीज़ें रहती है लोहे का, उसको ये खरीद लेते हैं और ट्रक से मतलब कुछ निकाल लेते हैं, जैसे 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 3 क्विंटल अलग अलग मात्रा में सभी ट्रकों से उतार लेते हैं। उसको यहाँ पर जिस प्रकार से आप देख रहे हैं उसमें ख़रीद लेते हैं और बाद में ये अन्य जगहों पे बेच देते हैं। तो इस प्रकार से ये काम चल रहा था। इस पे आज यहाँ रेड किया गया है और बहुत भारी मात्रा में सरिया और अन्य लोहे के सामान बरामद किए गए हैं। राजधानी में भारत मैट्रिमोनी साइट पर युवती से ठगी का मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने शादी का झांसा देकर युवती से 5 लाख रुपए की ठगी की। बताया जा रहा है कि आम्रपाली सोसाइटी में रहने वाली युवती ने भारत मैट्रिमोनी में अपना बायोडाटा डालकर ऐप में रजिस्ट्रेशन करा रखा था। उसी साइट के जरिए आरोपी से संपर्क हुआ था। मामले में राजेंद्र नगर पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही है। 18 नवंबर 2020 को उसी साइट में रजिस्टर्ड एक डॉक्टर रिजुल आनंद से मैसेज पर बातचीत हुई। रिजुल ने अपने आप को डॉक्टर और गुजरात का रहने वाला बताया था। दोनों की फोन पर बात होने लगी। बातचीत के दौरान आरोपी युवती से शादी करने और परिवार से मिलने रायपुर आने का झांसा दिया। इस दौरान आरोपी ने तुर्की जाने का कहकर युवती के पते पर कुछ पार्सल भेजा और अलग अलग तरीके से युवती से 5 लाख रुपए अपने खातों में जमा करवा लिए। लगातार पैसे की मांग की जाने पर पीड़ित युवती को भी ठगे जाने का एहसास हुआ, जिसके बाद उसने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई।
बलरामपुर में एक शख्स कंधे में लाश लेकर 2 किलोमीटर तक पैदल चला। लोग इस अनोखी घटना को देखकर दंग रह गए। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। कंधे पर लाश लेकर लंबे लंबे डग भरता ये शख्स भूतपूर्व सैनिक लालमन मरावी है, जो बुरी तरह शराब के नशे में धुत है। इसके कंधे पर जो लाश है उसे मौत भी इसी शख्स ने दी है। जी हाँ, नशे में इसकी कार ऐसी बेकाबू हुई कि कार की ठोकर से राहगीर एक लाश बनकर इसके कंधे पर आ टंगा। आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस बुलवाई और लाश ले जाने के लिए गाड़ी का इंतजाम भी कर दिया, लेकिन नशे में धुत इस शख्स ने किसी की नहीं सुनी और उसके कदम 2 किलोमीटर तक नहीं थमे। वाड्रफनगर चौकी पहुंचने के बाद भी वो लाश कंधे पर रखे हुए थाने परिसर के चक्कर काटने लगा। एक व्यक्ति को ठोकर मारा गया। उसी दरमियान हम लोगों ने एम्बुलेंस को बुलाया हॉस्पिटल ले जाने के लिए। सैनिक ने शराब के नशे में मस्त होकर उसको एम्बुलेंस बना ले जाकर अपने कंधे पर लादकर चौकी ले गया। उसी दरमियान उसकी मौत हो गई। कंधे पर लाश लेकर पहुंचे इस व्यक्ति को देखकर पुलिस भी चौंक गई, लेकिन जब समझ आया कि ये शख्स आरोपी भी है तो उसे गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी गई। एक्सीडेंट से राहगीर का मृत्यु हो गई। उसको उस कार चालक ने अपने कंधे पे लादकर चौकी तक के ले आया। इस दौरान काफ़ी उनको समझाया गया। नशे में धुत था कि एम्बुलेंस उसके पीछे पीछे आता रहा, बॉडी को नहीं दिया। उनके खिलाफ थाना में अपराध पंजीबद्ध करके जांच में लिया गया है। सेना से रिटायर लालमन सिंह मरावी स्टेट बैंक में गार्ड था, लेकिन नशे की वजह से ही उसे 1 सप्ताह पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया। बलरामपुर से अरुण सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। छत्तीसगढ़ की अद्भुत परंपरा और संस्कृति की झलक अब लोगों को यहाँ के वृक्षों पर भी दिखाई देगी। इस अनोखी पहल की शुरुआत दुर्ग जिले की कुम्हारी नगर पालिका की ओर से की गई है। इसी के साथ कुम्हारी प्रदेश का पहला नगर पालिका बन गया है, जहां पेड़ों पर कलाकृतियां उकेरी जाएंगी। कुम्हारी से जंजगिरी तक करीब 300 पेड़ों पर 3 से 4 फीट की ऊंचाई तक कलाकृतियां उकेरी जा रही हैं, जहां आदिवासी संस्कृति समेत कई तीज त्योहारों की भी छटा दिखेगी। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ी लोक नृत्यों की कलाकृति से भी वृक्षों को सजाया जाएगा। ये कलाकृतियां गुजरने वालों को छत्तीसगढ़ी संस्कृति से रूबरू कराएगी, जिसके लिए रायपुर से कलाकार बुलाए गए। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के स्लोगन के तहत हमन काम करत हन। 250 पेड़ मतलब शुरुआत प्रोजेक्ट हम ले हन और ओकर बाद जतका ठन पेड़ रही वाला हमने ला देखा था अभी कैसे लगा थे कि बाकी जतका नेशनल हाईवे जुड़े रही ओकर बाद वहू लेबो पार्ट 2 में। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन। हमार पानी हमार गोट शामिल के साथ।